स्वागत है बच्चों आपके अपने E2E क्लासेस में। और मैं अमित सर आपको फिजिक्स पढ़ाने फिर से आ गया हूँ। तो आज बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोशन इन 2D, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। आप लोग को पता होगा प्लेन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। वो प्लेन नहीं, आसमान वाला प्लेन नहीं, 2 डायमेंशन। यानी कि अगर कहीं भी कोई भी मोशन हो रहा है और अगर वो 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कुछ भी हो सकता है, बट कितना डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशन होना चाहिए बच्चों। बात समझ में आया? तो उसी सिलसिले में हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक जो चीज है वो है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। यानी कि आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग, बट मेनली हम लोग क्या पढ़ना है, वेक्टर। क्यों पढ़ना है इसके पीछे का रीजन भी हम लोग जानेंगे, बट सबसे पहला हमारा जानने का काम ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है सर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ हल्का इत्तू सा जानते होंगे। क्या जानते होंगे? तो आप लोग ये चीज जानते हैं जो यहाँ पे हम बोर्ड में लिखे हुए हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। क्या लिखा हुआ है? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, मालूम है? तो पहले मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो अगर कहीं पर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैग्नीट्यूड है इसका, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन यू से। किससे करते हैं? एन यू से। एन इज एनी नंबर, ठीक है, एंड यू इज द यूनिट। दैट इज अगर मैं बोलूं कि इस बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं, दैट इज मैग्नीट्यूड। यानी कि 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 इज द एन, न्यूटन इज द यू एंड एन यू। क्लियर है? जब भी मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वहां पे कुछ नंबर होना चाहिए यूनिट के साथ। बात समझ में आया? तो स्केलर क्वांटिटी किसको हम लोग बोलेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा बट कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो बात आता है कि सर डायरेक्शन क्या चीज है, व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन का किसी क्वांटिटी से क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आप पर एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको धक्का दे रहा हूं, तो जब धक्का हम लोग देते हैं दैट इज फोर्स लगा रहे हैं, पुश और पुल करेंगे। तो जब धक्का देने का बात है तो पुश कर रहे हैं हम लोग। तो जब धक्का दे रहे हैं तो वो किसी एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में देते हैं। बट एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कहीं पर एक आग लगाए हुए हैं, तो आग जो होता है, आग का लॉ जो आप लोग देखते हैं, लॉ समझ में आ रहा है? बहुत गंदा डायग्राम बनाते हैं जी, ठीक है, तो इसलिए देखते हैं। तो लॉ जो होता है वो कुछ इस तरह से, मतलब कुछ भी होता है, मतलब आप लोग को पता है कि इस तरह से जो आग होता है वो इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे फैलता है। तो अगर ऊपर की तरफ फैलता है तो आग का जो हीट है, फायर का जो हीट है, वो हीट केवल एक डायरेक्शन में जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है सर। क्या होता है? तो उस आग के वजह से आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, जो भी आसपास है, सभी का सब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर जो है उसका कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यानी कि टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कितना डिग्री आग जो होता है, आग लगा हुआ वहां कितना डिग्री है, 100 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री, कुछ तो होगा। तो दैट इज इतना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। बट टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बट जैसे मैंने बोलूंगा कि फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स वाले में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? तो किसी क्वांटिटीज के डायरेक्शन होते हैं और किन्हीं के नहीं होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे हैं स्केलर के बारे में, क्या कि जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल आपके सामने है डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम कहीं से कहीं चल रहे हैं, हम लोग जैसे मान लीजिए कि अगर इस जगह से यानी कि E2E क्लासेस से अगर धनबाद स्टेशन जाना हो तो यहाँ से मान के चलिए लगभग 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर पड़ता है। तो यानी कि हम लोग ये क्या डिस्प्लेसमेंट बताते हैं? नहीं, ये हम डिस्टेंस बता रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब कि यहाँ से जाएंगे, जैसे मलिक से निकले हम लोग मेन रोड में गए, मेन रोड से हम लोग सीधे गए, फिर रणधीर वर्मा चौक आया, रणधीर वर्मा चौक से 2 डायरेक्शन है,
किधर से जाएंगे तो डिस्टेंस यहाँ से मैटर कर जा रहा है। अगर हम SSLNT सिटी सेंटर होते हुए जाएंगे तो हमारा 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, बट अगर हम सीधे जाएंगे तो हम 1 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। तो वहां पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि हम इतने इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते होंगे, क्लास आप लोग पढ़े होंगे 9th में और 7th में भी हल्का सा था, तो क्लास 9th में आप लोग जाने होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर यहाँ से धनबाद स्टेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर आएगा, यानी कि वो एक डायरेक्शन पे होगा कि यहाँ से सीधे हम लोग ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जाएंगे तो स्टेशन आएगा। ये बात समझ में आया? तो वो डिस्प्लेसमेंट जो हो जा रहा है उसमें हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, बट डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता और वर्क का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं 5 जूल वर्क हुआ, 6 जूल वर्क हुआ, 50 जूल, 25 जूल समथिंग। बट क्या हम कभी बोलते हैं कि 25 जूल वर्क हुआ एक्स एक्सिस के तरफ, 50 जूल वर्क हुआ ईस्ट के तरफ, 90 जूल वर्क हुआ साउथ के तरफ? नहीं ना। यानी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वर्क का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। क्लियर है? अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े हैं, याद है? क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग क्लास 9th में यही पढ़े हैं कि सर जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसा कि एग्जांपल हमारे सामने है, फोर्स अभी हम बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट अभी हम बोल रहे थे। बट अगर 9th वाला चीज ही यहाँ पढ़ना होगा तो 11th में क्यों आया है भाई? यहाँ पे आता है ट्विस्ट। तो कहानी में ट्विस्ट है, मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। मस्ट है, शुड भी नहीं है, मस्ट। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को अगर वो फॉलो करेगा तभी उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े सभ्य आदमी बन के आ गए तो वेक्टर बोलेंगे कि आ जाइए आप वेक्टर क्वांटिटी में होगा। अगर आपका कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा विहीन है आप, तो हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी में चलिए। नहीं, आपका टेस्टिंग होगा। एक और टेस्ट क्या है? तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना होगा। कोई भी अपना वेश बदल के वेक्टर में नहीं घुस सकता है। क्या है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा? इसको जानेंगे हम लोग आगे चल करके। बस इतना समझ लीजिए कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर किसी भी दो क्वांटिटी है तो उसके बीच का अगर थीटा को हम कम या ज़्यादा करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, तो उसके वैल्यू में चेंज आ जाता है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। यानी कि उसके रिजल्टेंट में, फाइनल आंसर में कुछ चेंज आ जाएगा। इसका मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब थीटा पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आया? चलिए तो इसका एग्जांपल देखा जाए। डिस्प्लेसमेंट अभी हम लोग समझे, वेलोसिटी डायरेक्शन होता है, फोर्स इसका भी बात मैं कर चुका हूं। बात समझ में आया? अभी जैसा कि मैंने कहा वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना जरूरी है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हम लोग को नहीं बता सकता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखिए दो क्वांटिटीज ले रहे हैं, करंट एंड प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको पता होगा ये दूसरा क्वांटिटी है। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो बहुत सारे टीचर्स भी आपको बोलेंगे अरे स्केलर क्वांटिटी है। वाई? क्यों? बात करते हैं हम करंट। आपको पता है कि किसी भी वायर में, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ, एक वायर है, वायर में मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नीट्यूड फॉर्मूला NU, यहाँ पर हमको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दे दिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड भी हो रहा है, डायरेक्शन भी हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्लास 9th ये क्या होना चाहिए था? वेक्टर क्वांटिटी। बट है कैसे नहीं है? और है तो कैसे है? हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि थीटा अगर चेंज हो रहा है तो इसको चेंज होना था। एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा चीज़ों को मिटा दिया जाए। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है। वाई स्केलर इज ए करंट इज ए नॉट स्केलर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इधर से गया था मेरे पास 2 एम्पियर करंट और इधर से जा रहा है मेरे पास 5 एम्पियर करंट, और मान लीजिए इधर जाना है इसको आउटपुट को, ठीक है। एंड दिस एंगल शुड बी, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो आपको पता है कि 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, तो यहाँ कितना जाना चाहिए? 7 एम्पियर। हम लोग को नॉर्मल पता है।
तो ये नॉर्मल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? अलजेब्रा लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा जो लिखे है ना वो नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉर्मल अलजेब्रा लॉ लग रहा है, मतलब नॉर्मल एडिशन हुआ 2 एम्पियर 5 एम्पियर इज 7 एम्पियर। हमारे घर में वायरिंग का काम होता है, हम सब जानते हैं, 2 एम्पियर था, 5 एम्पियर था, 7 एम्पियर हो गया। अगले कंडीशन पे अगर हम चलें, यहाँ से 2 एम्पियर है और यहाँ से 5 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर एंड दिस इज 2 एम्पियर, और हमको रिजल्ट देखना है इस तरह से, और यहाँ पे एंगल जो बना हुआ है वो मान लीजिए 120 डिग्री बना हुआ है। तो क्या एंगल चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है। हम लोग बचपन से देख रहे हैं, तभी तो इतना इतना वायरिंग किया हुआ है हर जगह हमारे आसपास। आप मोबाइल देख रहे हैं, अभी उठाइए माथा को और देखिए पूरा का पूरा वायरिंग किया हुआ है, नहीं दिख रहा होगा, अंडरग्राउंड वायरिंग होगा। और क्या, अगर अंडरग्राउंड वायरिंग होगा तो आप सोचिए जरा, आपको पता है कि वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और जब हम लोग का घर में कहीं फॉल्ट होता है तो वो फिर वायर निकाल के चेक किया जाता है, तार को जैसे मन वैसे घुमा दिया जाता है। तो डायरेक्शन हम बार बार चेंज करें तो क्या मेरा वैल्यू चेंज होता है करंट का? नहीं होता है। यानी कि वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात सुनिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। पहले हम बोले स्केलर क्वांटिटी के बारे में जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, बट करंट का तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। इतना जान लीजिए, क्या होगा? स्केलर नहीं हो सकता है। क्या होगा बात नहीं कर रहे, स्केलर नहीं होगा। अगले कंडीशन में हम क्या देखें कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना फॉलो करना चाहिए, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब वेक्टर भी नहीं है, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, तो कौन सा क्वांटिटी होगा? तो यहां पर आपको क्लास 11th में एक नया क्वांटिटी के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, दैट इज टेंसर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। जैसे करंट है उसी तरह से प्रेशर भी है। हम किसी भी बॉडी पर अगर प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए इस हाथ पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई वेक्टर करंट एंड प्रेशर आर द टेंसर क्वांटिटीज। बोलिए, क्लियर हुआ? तो आज से ध्यान रखिएगा, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये जस्टिफाई कभी नहीं कर सकता है कि वो स्केलर है और वेक्टर है। स्केलर वो कर सकता है, स्केलर नहीं होगा, बट वेक्टर है या नहीं है वो डिसाइड कौन करेगा? ये हमारे पास जो हुक्म का इक्का है, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। क्लियर है? आगे चलते हैं कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग समझेंगे आगे, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपको पता है कि आप अगर बाजार में गए एक बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास, तो आपको बहुत सारी गाड़ियां दिखती हैं, स्कूल बसेस दिखते हैं, वैन्स दिखती हैं। आपको कैसे पता चलता है कि वो किस स्कूल के हैं? मान लीजिए वैन में नहीं लिखा हुआ है कुछ, तो आप क्या करते हैं, उस बच्चे का यूनिफॉर्म देखते, अच्छा ये है, ये जो यूनिफॉर्म है वो फलना स्कूल का है, ये जो है ये उसका है, ये उसका है। मतलब यूनिफॉर्म से एक सिंबल है हमारे पास जिससे पता चलता है कि वो किस स्कूल से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए ये माथा में हमको लगाना होगा एरो। पीछे चल जाइए जी। क्या लगाना होगा हमको? एरो लगाना होगा। एरो लगाना होगा, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए, आपको दिख रहा है ये एरो, ठीक है? ये आपको क्या लगाना होगा? इस तरह से एरो लगाना होगा। यहां देखिए, अगर कोई भी वेक्टर मेरे पास ए है, इसको हम वेक्टर बोलेंगे तो क्या कैसे होगा? तो माथा में एरो लगेगा, यहां देखिए लगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। तो अब बात आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, जैसे कि मान लीजिए अगर फोर्स बोल रहे हैं हम, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ लग जाएगा एरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अमित सर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अमित सर के माथा में लग जाएगा एरो। बस मैं अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, तो अगर आपका नाम मान लीजिए एक्स है और आप वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि आपको एक डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो कर रहे हैं, तो माथा में लग जाएगा एरो। बोलिए, बात समझ में आया? तो ये इसका यूनिफॉर्म है, ये जो सर पर लग रहा है ना, ये क्या है? इसका यूनिफॉर्म है, सिंबल है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी का मेन जो प्रॉपर्टी है, मेन फीचर जो है वो क्या पता है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे पता चलता है? तो डायरेक्शन पता चलने के लिए हम लोग के पास जो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग जानते हैं, फिजिक्स के हिसाब से जानते हैं, वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या जानते हैं कि आई एक्स एक्सिस जानते हैं, वाई एक्सिस जानते हैं और जेड एक्सिस जानते हैं।
तो अगर एक्स एक्सिस को डिनोट करना है तो हम आई कैप डिनोट करेंगे, अगर वाई एक्सिस को डिनोट करना है तो हम जे कैप करेंगे, और जेड एक्सिस के लिए हम करेंगे के कैप। देखिए वहीं से यहाँ लिखा हुआ आई जे और के जो है वो सिग्निफाई कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मैंने लिख दिया हो 5 आई कैप, क्या है 5 आई कैप, तो आप वहां से क्या समझिएगा कि सर अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से 5 डिस्टेंस पे, सॉरी वाई, हाँ आई कैप है ना, मतलब इधर कहीं पर 5 में, यहाँ पर कहीं पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये 5 हो जाएगा आपका, मतलब ये आपका कोऑर्डिनेट पता चल गया। अगर मैं बोल रहा हूँ कहीं पे 7 के कैप यानी कि ये y है, ये x है और ये z मैं ले रहा हूँ, तो z एक्सिस में क्या हो जाए k कैप में 7, तो k कैप में यहाँ पर कहीं पर हो गया 7। बात समझ में आया? तो यानी कि यहाँ जो x y z है ये एक कांस्टेंट है, ये नंबर है, और i कैप j कैप k कैप जो है वो क्या है, एक सिंबल है, वो आपको बताएगा कि वो किस एक्सिस से है। i कैप रहेगा तो x एक्सिस, j कैप रहेगा तो y एक्सिस, एंड k कैप रहेगा तो z एक्सिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, कैप, वो टोपी पहनने वाला होता है ना, वही कैप। देखिए सर पे ताज है ये लोग का, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत तेज हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कुछ टाइप्स होता है, हर चीज़ का एक टाइप होता है, तो यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप। क्या टाइप है भाई? तो पहला जो टाइप है वो है हमारे पास इक्वल वेक्टर। क्या है? इक्वल, नाम से ही है इक्वल। तो अगर कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, क्या है, अगर कोई वेक्टर है मेरे पास 2 वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर हम बोल रहे हैं दोनों का दोनों वेक्टर इक्वल है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन शुड बी दिस, आप लोग मैथ्स के हिसाब से इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कैप। हम लोग फिजिक्स में क्या बोलेंगे पता है? इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, मतलब वो एक नंबर बताएगा विथ यूनिट। बात समझ रहा है? तो यानी कि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर अगर इक्वल बोलेंगे तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन आ रहा है तो इसका भी 5 न्यूटन आएगा। अगर इसका हम बोल रहे हैं 5 जूल आ रहा है, 5 जूल नहीं हो सकता है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर का। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे फिर कि जूल नहीं लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लीजिए आप लोग, फोर्स का ले चुके हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का मीटर ले सकते हैं, वेलोसिटी का हम लोग ले सकते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, कुछ भी। शुड भी क्या? मैग्नीट्यूड शुड भी इक्वल। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। 10 यूनिट ले रहे हैं तो ये भी 10 न्यूटन, 5 न्यूटन तो 5 यूनिट तो 5 यूनिट। ध्यान दीजिए। एंड द डायरेक्शन, क्या बोले हम लोग, दोनों का दोनों यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? इक्वल वेक्टर कब होगा? जब पैरेलल होगा और जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, नाम ही है यूनिट। यूनिट का मतलब कितना होता है? 1। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं 1 है, कितना है? 1 है, तो यानी कि उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। बात समझ में है? जैसे अगर मैं कहीं पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 1 न्यूटन, तो 1 यानी कि वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? यूनिट वेक्टर जो है ना, इसको हम लोग शहंशाह का शहंशाह बोलते हैं, बेताज बादशाह बोलते हैं, लेकिन बेताज नहीं होगा, इसका भी ताज होता है। तो यूनिट वेक्टर का एकदम सिंबल ही अलग है। ये देखिए कैप लगा हुआ है, तो जहाँ भी कहीं भी कैप लग जाएगा इसका मतलब वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था आई कैप। आई कैप का मतलब क्या था? कैप लग गया है मतलब उसका वैल्यू कितना है? 1 है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी कि अगर हम लिख दिए 5 आई कैप, इसका मतलब हो रहा है 5 × 1। बस आई कैप से हमको क्या पता चल रहा है कि आई कैप सर जो है वो एक्स एक्सिस को सिंबल, एक्स एक्सिस का सिंबल है। मुझे पता चल रहा है कि वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, बट मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है उसका? 1। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हम लोग देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बार बार आ रहा है वर्ड मैग्नीट्यूड, क्या होता है समझ चुके हैं, बट इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हम लोग अगर देखें कि ए वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम लोग आगे चल रहे हैं
तो अगर हम लोग आगे चलेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है सामने, इफ ए वेक्टर, अगर मेरे पास दिया हुआ है इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। तो पूछा क्या गया है, देखिए फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है मेरे पास, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, ए कैप इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें पता है, क्या पता है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोले थे, जो भी x है, y है और z है, तो यहाँ पर x का जगह कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देयरफॉर a कैप इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 29। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी अगर इसको थोड़ा और अरेंज किया जाए तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा 2 बाई रूट 29 i कैप प्लस 3 बाई रूट 29 j कैप प्लस 4 बाई रूट 29 k कैप। यहाँ हमारा काम खत्म। बट सवाल ये उठता है कि सर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस चीज़ का यूज़ तो हम लोग किए ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या सीखे कि अगर कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसको यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर चुके हैं हम। अब हमको क्या करना है, तो इसका प्रूव करना है, देखना है कि सर हम जो बोल रहे हैं कि वो सही है या गलत है। यानी कि हम जो देखें कि हम मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, कैसे आएगा, तो देखा जाए भाई। तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला पता है, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट अंडर आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 2 बाई रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 बाई रूट 29 का स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट 29 का स्क्वायर। देखा जाए भाई तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 बाई 29, 3 बाई 29, सॉरी 9 होगा ना जी, 9 बाई 29 एंड 16 बाई 29। तो फिर ये करेंगे तो रूट 29 अपॉन 29 दैट इज 1 आ गया। यही तो हम लोग पढ़े थे सर कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, अच्छा पोजीशन वेक्टर से पहले कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं। हम 2 टाइप्स पढ़े हैं और कुछ टाइप्स है वेक्टर के। पहला क्या है, जीरो और नल वेक्टर। नाम ही है जीरो, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो और नल वेक्टर। दूसरा वन है मेरे पास, ये हो गया। दूसरा है मेरे पास एक्सियल वेक्टर। नाम ही एक्सियल मतलब एक्सिस। हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए किसी भी एक एक्सिस में, मान लीजिए इधर कोई वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मेरे पास बी वेक्टर है, तो हम लोग एक्सियल वेक्टर किसको बोलेंगे। तो देखिए लिखा है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से होना चाहिए। तो ये देखिए ये ओरिजिन से जा रहा है, बट ये ओरिजिन से नहीं है। अलोंग द एक्सिस ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक्सिस में भी होना चाहिए। तो ये देखिए ओरिजिन से भी निकल रहा है और एक्सिस में भी जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर जो है वो एक्सियल वेक्टर है, जबकि बी वेक्टर एक्सियल वेक्टर नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर नाम ही है कोलिनियर। को का मतलब क्या होता है, साथ, और लीनियर का मतलब लाइन। अगर कोई एक मेरे पास लाइन है और इसी लाइन में अगर कोई वेक्टर्स मूव कर रहे हैं या फिर सिचुएटेड हैं, तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। अगर आपको ये एक्सप्रेशन कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाइए कि वहाँ जो वेक्टर्स है वो कैसे हैं, कोलिनियर्स हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर का टाइप में नहीं आता है, बट वेक्टर का टाइप बोल सकते हैं। ये इसका अपना अलग दबदबा है। जैसे कि पोजीशन वेक्टर, नाम से ही आपको पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर।
तो देखा जाए भाई क्या हम लोग यहाँ से सीखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं मेरे पास अगर कोई ए पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए पॉइंट है, और तो इसको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है मेरे पास एक्स वाई एंड जेड। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना है पोजीशन वेक्टर के टर्म में तो हम कैसे ही करेंगे, तो एक्स है, एक्स क्या बताता है, एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के लिए सिंबल हम लोग पढ़ चुके हैं आई कैप। तो देखिए एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। पोजीशन को डिनोट किससे करते हैं, आर से। वेक्टर है तो वेक्टर का साइन लगा, किसका, ए का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बोलिए बात समझ में आया। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट से, और पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत। तो अगर ये तो मेरे पास हो गया एक पॉइंट के लिए, अगर मेरे पास दो पॉइंट है यानी कि ए और बी, अगर मान लीजिए कंसीडर किए मेरे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2 1 4 एंड 3 1 2, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, तो ए पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया, तो आई 2 और 1 है मतलब जे, और फिर 4 क्या हो गया जेड एक्सिस के लिए, तो के कैप। बोलिए बात समझ आया। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 है एक्स एक्सिस के लिए, वाई होता है फिर जेड होता है, तो 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। बोलिए क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से एक चीज समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक 12 फीट के डिस्टेंस पे और दूसरा 8 फीट के डिस्टेंस पे है, एक 12 फीट और एक 8 फीट। तो हम पोजीशन बता दिए, एक बच्चा जो है 12 फीट के डिस्टेंस पे, दूसरा बच्चा जो है वो 8 फीट के डिस्टेंस पे। तो सर ये बताइए कि दोनों बच्चा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमें पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी पता है, बट अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो क्या करना होगा हम लोग। तो हमें पता है सिंपल सा क्या किया है, हम डिफरेंस निकाल दिए हैं। तो डिफरेंस निकाला जाए भाई तो आर बी माइनस आर ए। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आर बी माइनस आर ए कर देंगे, बी को लिख दिए, ए को कर दिए माइनस कर दिए, आंसर आ गया हमारे पास। बोलिए बात समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखिए इसको तोड़िएगा तो लिखा हुआ है रिसोल्यूशन, यानी कि किसी वेक्टर को दोबारा से हम सॉल्व करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर सिंपल भाषा में इसका अंग्रेजी पढ़ लीजिए, लिखा था ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। कैसे, तो बात को समझिए। मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई एक बॉल है, चलिए बॉल निकाला जाए, तो अगर मेरे पास मान लीजिए एक लाइन हो गया, ये मेरे पास एक लाइन है, और यहां से हम किसी बॉल को फेंके और ये बॉल यहां चला गया, नॉर्मल सा मोशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही हम यहाँ से फेंकें, यानी कि इसको कुछ वेलोसिटी हम दिए यहाँ पे, तो ये हम क्या देख रहे हैं कि इसका कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने लगा और इसका कुछ जो कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में ट्रैवल किया। मतलब अगर हम यहाँ से किसी बॉल को ऐसे फेंकें तो बॉल को हम तो फेंके ऐसे सीधे, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे ऐसे इस तरह से मोशन हो रहा है। तो इसका कंपोनेंट हम क्या देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स का वाई में चला गया और कुछ कंपोनेंट एक्स में चला गया। तो इसी को बोला जा रहा है कि अगर कोई वेक्टर है और वेक्टर का कंपोनेंट को अगर ब्रेक कर देंगे एक्स और वाई के अलावा, तो अभी तो हमें नहीं पता है कितना गया, तो कितना जहां गया उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए देखा जाए तो आगे इसको कॉन्सेप्ट को समझा जाए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम लोग लिए हैं पॉइंट ए, मेरे पास यहाँ पर है पॉइंट ए का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर दिए हम आर वेक्टर ले रहे हैं, और ये जो एंगल है यहाँ पे मेरे पास कितना है, थीटा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम इन ट्रायंगल लेते हैं ओ ए एम में साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओ एम, साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए एम, तो ए एम बाई हाइपोटेनियस क्या है ओ ए। बोलिए कोई दिक्कत। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या ए एम जो है वो इक्वल्स टू हो सकता है ओ, ऐसा कीजिए यहाँ पॉइंट छूट गया है, इसको ले लेते हैं हम लोग एन, क्या ये हो सकता है एम ए एम जो है वो ए एन ओ एन के बराबर हो जाएगा। तो ए एम को हम लोग लिख सकते हैं ओ एन के बराबर डिवाइडेड बाई ओ ए, जैसे था वैसे रहने देते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ एन इज इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा। ओ एन क्या है देखिए, तो ओ एन वाई है, तो ये हो गया वाई, और ओ ए क्या है मेरे पास आर, तो आर
और ये फिर क्या आ गया साइन थीटा। मतलब कि अगर कोई मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ था, आर वेक्टर था, तो इसका कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो साइन थीटा का कंपोनेंट चला जाएगा वाई एक्सिस में, सिमिलरली एक्स एक्सिस में भी तो कुछ जाएगा। लेट मी चेक, यहाँ लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, अगर तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो हो गया ओ एम बाई ओ ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ एम क्या दिया हुआ है मेरे पास एक्स डिवाइडेड बाई ओ ए क्या है आर, तो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू नहीं होगा, एक्स इज इक्वल्स टू होगा ना जी, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कंपोनेंट देखा कि एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हो रहा है, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो रहा है। बट इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ या इस तरह से नहीं करते, इसका एक ट्रिक्स है छोटा सा। तो इसका ट्रिक्स को समझने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, ब्लैंक पेज पे। देखिए इस पेज पे जा रहे हैं, ब्लैंक पेज में। ब्लैंक पेज में समझते हैं हम लोग, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए आ जाइए, हाँ इस तरह से है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं विथ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग आपका फोर्स कितना लग रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग आपका फोर्स कितना लग रहा है, तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखें, हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा था और वाई इज इक्वल्स टू था आर साइन थीटा। बट ये इस केस में था, अगर मैं केस उल्टा कर दूं तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको एक ट्रिक्स याद रखना है क्या कि थीटा के सामने वाला एक्सिस में हमेशा कॉस थीटा रख दीजिएगा। ये थीटा दो एक्सिस दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। थीटा के सामने कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, थीटा के दूर वाई एक्सिस। थीटा के सामने वाला में कॉस का कंपोनेंट को रखना है, तो यहाँ हो गया एफ कॉस थीटा, और सिमिलरली वाई में चल जाएगा, यानी कि दूर वाले में क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो अब पूछा गया था, आप इसमें आराम से बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ एफ एक्स जो होगा यानी कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा हो रहा है कॉस थीटा, तो एफ है मेरे पास 50 एंड कॉस 30, तो यहाँ हो गया 50 इंटू 50 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 25√3। सिमिलरली एफ वाई निकाला जाए, तो एफ वाई निकालेंगे तो 50 साइन 30 का वैल्यू 1/2 डेट इज 25 न्यूटन, और यह था 25√3 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस तरह से फोर्स हम लगा रहे थे 50 न्यूटन 30 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाला जो है, यानी कि ये वाला जो है कहाँ मिट रहा है जी 25√3 और यहाँ था 2, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो है एफ एक्स वो हो रहा है 25√3 न्यूटन एंड एफ वाई जो हो रहा है वो 25 न्यूटन है। कौन सा ज़्यादा है एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट ज़्यादा होगा और वाई में कम होगा। बोलिए क्लियर है। एक ऐसा समझिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई इस तरह से इधर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक बॉडी है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और ये दिया हुआ है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एंगल इस बार यहाँ दे दिए हम 30 डिग्री। अब सोचिए क्या होगा, सिंपल सा आपको कंपोनेंट ब्रेक करना है, तो रूल छोड़ दीजिए, हम आपको क्या बोले थीटा के सामने वाला में कॉस थीटा, तो यहाँ भी है तो भी कॉस 30 डिग्री, दूर वाले एक्सिस में साइन तो भी साइन 30 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत। सिमिलरली अगर एक तीसरा ले लेते हैं फिर केस, तो यहाँ पे अगर ऐसे ले लिए, यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री ले लिएगा, और यहाँ पे मान लीजिए लग रहा है मेरे पास v वेलोसिटी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये सारा का सारा वेक्टर है। तो अब यहाँ से अगर हम बोले तो क्या होगा फिर, तो थीटा के सामने वाला कॉस तो हो जाएगा v कॉस 60 डिग्री और दूर वाला v साइन 60 डिग्री। बोलिए बात समझ में आया। सिंपल से याद रखना है, थीटा के सामने जो एक्सिस होगा वहाँ कॉस थीटा और दूर वाला साइन थीटा। बोलिए क्लियर है। तो ये था हमारे पास वेक्टर का बेसिक और वेक्टर का कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा आज। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वेक्टर ऑपरेशन पे।
ऑपरेशन नहीं करेंगे, वेक्टर का कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो सब हम लोग सीखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? तो मिलते हैं हम लोग इसी के अगले पार्ट में जल्द ही। इसको ज़रूर देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप हमारे ऑफलाइन सेंटर E2E में आ करके बिना किसी झिझक का डाउट पूछ सकते हैं। आप हमारे पास क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप आइए और डाउट पूछिए, कोई दिक्कत। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टाटा बाय बाय।